हेलो फ्रेंड, दिस इज साइंस एनसीईआरटी वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर। इसके पहले वाले वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जितना पार्ट रह गया वो डिस्कस करेंगे। तो हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? तो हम डिस्कस कर चुके थे पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो अगले वाले वीडियो में हम इधर तक डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो कोई भी पौधा जल कहाँ से प्राप्त करता है? तो जड़ों के माध्यम से, मिट्टी से प्राप्त करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है? तो पत्तियों के माध्यम से होती है। और पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो हम इतना सब पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। कहाँ से? बूझों से। तो बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हमने अभी पढ़ा था अगले वाले पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो हमने आगे पढ़ा था कि पत्तियों में क्या हरा रंग होता है, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, जिससे क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है हरे रंग की उपस्थिति में। तो बूझो ये जानना चाहता है कि जिन पौधों की पत्तियां गहरी लाल या बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं, क्या उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं बूझो के क्वेश्चन का आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। देखते हैं इस बॉक्स में क्या बताया जा रहा है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इधर क्या बताया जा रहा है कि पत्तियों के अलावा जो भी पौधे के हरे भाग हैं, चाहे वो तना हो या शाखाएं हो, वहां पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां साल्क अथवा स्थूल रूपी हो जाती हैं। तो मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उनमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो और जल का क्षय कम हो, यानी कि बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या होता है? जल का क्षय होता है। जल ऊपर बाष्प बन के निकल जाता है, तो वो कम हो इसके लिए क्या होती है? पत्तियां साल्क या स्थूल के रूप में हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उनके तने हरे होते हैं। अगर आपने नागफनी का पौधा देखा होगा तो उसकी पत्तियां कैसी साल या साल के रूप में, सूल के रूप में हो जाती हैं, यानी कि कांटे रूप के रूप में हो जाती हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन कम हो। और बाष्पोत्सर्जन कम हो तो क्या होगा? जल का क्षय भी कम होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया गया 1.1 क्रियाकलाप। तो देखते हैं क्या क्रियाकलाप है। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। तो इसमें बताया जा रहा है कि अपने प्रेक्षण आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले आपने उसको अंधेरे कमरे में रखा 72 घंटे तक, फिर उसके बाद 3-4 दिन के लिए किसमें? सूर्य के प्रकाश में रखा। और 72 घंटे तक जब आपने कमरे में रखा था तब आप उसका अवलोकन करके उस आयोडीन विलयन के साथ में, उस परीक्षण के साथ में उसका अवलोकन करके नोट करें। फिर जब आप सूर्य के प्रकाश में रखते हैं फिर उस पर आयोडीन विलयन डालें और फिर उसका अपनी नोटबुक में नोट करें कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या रिजल्ट पाया। तो ये बच्चों के लिए आप करना चाहें तो कर सकते हैं इस परीक्षण को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। तो बूझो ने जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या हरे पादपों या हरी पत्तियों के अतिरिक्त लाल, बैंगनी या भूरे रंग की होती हैं, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? हरे रंग के अतिरिक्त अन्य वर्ण के या रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी पौधे की पत्तियां हरी नहीं होती हैं, किसी की लाल होती हैं या भूरी होती हैं या बैंगनी होती हैं, तो उनमें भी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है और क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण भी होता है। परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा
अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, यानी कि ढक देते हैं उसके रंग को। जैसे कि अगर किसी पत्ती में ज़्यादा रंग कौन सा है, लाल है, तो वो क्या क्लोरोफिल यानी कि हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस पौधे की पत्तियां लाल या भूरे रंग की हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, परंतु होता क्या है कि उसका लाल रंग अधिक होता है, इसलिए हमको लाल ही दिखाई देता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। आपने गीली दीवार पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय के हरे अवपंखी यानी कि काई जैसे पादप देखे होंगे। तो आपने या तो अपने घर की दीवारों पर अथवा तालाब के ठहरे हुए पानी में क्या अपंखी यानी कि काई देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, जो काई जैसी हमें संरचना तालाबों में या फिर जहाँ पर पानी निरंतर गिरता रहता है वहाँ पर काई लग जाती है, वो क्या है, कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये आप देख सकते हैं विभिन्न रंगों की पत्तियां यानी कि जिनका रंग हरा नहीं है, उसके अलावा तो ये विभिन्न रंगों की पत्तियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो इधर तक हम देख चुके थे क्या होता है, यानी कि वो उसको शैवाल कहते हैं। कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हमने क्या देखा था, इधर तक हम देख चुके थे, क्या पढ़ चुके थे, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है, यानी कि काई का रंग हरा क्यों होता है, या शैवाल बोल सकते हो उसको हम, उसका रंग हरा क्यों होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। तो काई में भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जिसके कारण क्या होता है, ये हरे दिखाई देते हैं। और शैवाल भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पौधों के अलावा और कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो शैवाल या काई बोल सकते हैं, लेकिन शैवाल ही बोलेंगे हम इनको। क्या शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी कि पौधे कार्बोहाइड्रेट का प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, परंतु प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है और जिसमें क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन, पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पादपों को, पादप तो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायु से और क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण उसी रूप में नहीं कर सकते हैं। तो पादप तो सीधे यानी कि पौधे तो सीधे हवा से नाइट्रोजन को ले नहीं सकते हैं, वो क्या लेते हैं, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कब, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती उस दौरान। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो पादप कैसे नाइट्रोजन को लेते हैं, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं, यानी कि मृदा में छोड़ देते हैं। तो पादपों को नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होता है, तो उनको मृदा यानी कि मिट्टी से प्राप्त होता है। मिट्टी में कुछ ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, गैसीय रूप में जो नाइट्रोजन होती है उसको लेकर मृदा में छोड़ देते हैं, कुछ यौगिक के रूप में परिवर्तित करके निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन यौगिक के रूप में छोटे छोटे जीवाणुओं द्वारा मिट्टी में निर्मुक्त यानी कि छोड़ा जाता है, वो क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है और फिर वो जल के साथ घुल जाता है और जल के माध्यम से पादप उसका क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, यानी कि उसको ले लेते हैं जल के माध्यम से। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेत में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। तो अगर जिसके इधर खेती बाती होती होगी तो वो जानता होगा कि नाइट्रोजन डाला जाता है खेतों में, क्योंकि खेतों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है जिससे पौधे मृदा के माध्यम से नाइट्रोजन को ले सकें।
तो नाइट्रोजन डाला जाता है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों को नाइट्रोजन की नेक्स्ट देखते हैं तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। किसके माध्यम से, जो किसान खेत में खाद डालता है या उर्वरक डालते हैं नाइट्रोजन युक्त है, तो उससे क्या होता है, वो जो मृदा को या पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति वहीं से हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। तो पादपों में अन्य विधियों के माध्यम से भी पादप अपना पोषण करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनमें, कुछ अधिकतर पौधे कैसे हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और जिस पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं फिर वो अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं अगर उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, वे कैसे जीवित रहते हैं। तो जब जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो वो ना तो अपना भोजन स्वयं बना पाएगा और फिर वो किस प्रकार से जीवित रहेंगे, तो ये बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया जाए, तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मनुष्य क्या है, मनुष्य या तो मांसाहारी पर निर्भर रहेगा या फिर शाकाहारी, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर है। इसी प्रकार से जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो वो क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। उसके लिए अगर भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे तो उनको किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा अपने भोजन या पोषण के लिए। तो इसमें आगे बताया जा रहा है, तो जिस प्रकार मनुष्य व अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो वे किस प्रणाली का उपयोग करते हैं, तो विषमपोषी प्रणाली का। विषमपोषी का मतलब ये है कि वो किसी दूसरे पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। तो ये क्या है, 1.5 चित्र है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए फिर आगे का देखते हैं। तो आई होप आप देख चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं, चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, पेड़ है, इसमें क्या है, रस्सी नुमा आप देख सकते हैं, छोटी छोटी क्या है, पीली रस्सी नुमा संरचना आप देख सकते हैं इस पेड़ में। तो चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। संरचना दिखाई देती हैं। ये अमरबेल का पादप है। तो ये किसका पौधा है, अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी कि जिस पर ये संरचना होती है, यानी कि चढ़ी होती है, उससे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाते हैं। तो जिस पर ये आरोहित होते हैं वो पादप क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं। तो अमरबेल जैसे पादप क्या होते हैं, जिस पादप पे ये होते हैं उसको क्या करते हैं, अमूल्य पोषक से वंचित करते आता है, इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु, नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं। आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस पर डिस्कशन करिए, चर्चा करिए। तो आप समझ गए होंगे इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे जहां तक हम अभी तक पढ़ चुके हैं। एक तो परपोषी, दूसरा क्या था, परजीवी। तो हम देख लेते हैं परपोषी क्या है और परजीवी में क्या अंतर है। तो परपोषी किसे कहते हैं, परपोषी उसे कहेंगे जो दूसरों का पोषण करते हैं। यानी कि अमरबेल का पौधा जिस पेड़ पर चढ़ा हुआ है या जिस पेड़ से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है वो क्या है, परपोषी। जिस पेड़ से, जैसे कि आप इससे समझ सकते हैं, आप पीली ये संरचनाएं क्या अमरबेल की हैं, ये रस्सी नुमा। लेकिन ये जिस पेड़ के ऊपर ये रस्सी नुमा संरचना लटक रही हैं या जिस पेड़ के ऊपर ये उगी हुई हैं वो क्या है, परपोषी। परपोषी क्यों है, क्योंकि वो अमरबेल का पोषण कर रहा है। और अमरबेल क्या होगा, परजीवी। परजीवी क्यों है, क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर है, दूसरों पर ही जीवित है, इसलिए वो क्या है, परजीवी है। इसी प्रकार से इसमें क्या बताया गया है कि हम एवं अन्य जंतु जैसे कि मनुष्य भी क्या है, एक परजीवी है। इस पर आप टीचर से डिस्कशन करने को बोला गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है।
तो आई होप आप समझ गए होंगे परपोषी और परजीवी में क्या डिफरेंस है। तो पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं। तो ये पहेली जानना चाहती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा एवं अथवा उनके बारे में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। तो जरूर हमने ऐसे पादपों के बारे में सुना है, जैसे कि मच्छर ही हो गया या फिर और बहुत से अन्य छोटे छोटे जंतु होते हैं जो कुछ कीटों को खाते हैं, जैसे छिपकली हो गई, ये क्या करती है, कीड़ों को खाती है। तो क्या बताया जा रहा है, क्या आपने ऐसे अन्य पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विषमकारी नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कीटों को पकड़कर खा जाते हैं। तो यह विस्मयकारी नहीं है, बहुत विस्मयकारी है कि पादप भी कीटों को खा रहे हैं पकड़ के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। तो जो ऐसे पौधे जो कीटों को खा रहे हैं पकड़ के, वो हरे रंग के भी हो सकते हैं या किसी अन्य रंग के भी हो सकते हैं। तो इसे बताया जा रहा है चित्र 1.6 के पादप को देखिए। तो आप इसको देख सकते हैं, क्या है, एक पादप है जो अन्य कीटों को पकड़ के खा रहा है। तो ये पौधा भी कीटों को, आपने अभी तक सुना होगा कि कुछ जंतु ही कीटों का, दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं, लेकिन इधर तो एक पौधा ही कीटों को पकड़कर खा रहा है। आप इसको देख सकते हैं। इस पौधे का नाम क्या है, घटपर्णी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट बताया जा रहा है चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसके घड़े एवं घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, घट के समान संरचना क्या है, उसकी पत्ती का ही रूपांतरित भाग है। यानी कि पत्ती बढ़ते बढ़ते किस प्रकार से, इस प्रकार से रूपांतरित हो गई है घड़े के आकार में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। तो घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का ही रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े या ढक्कन बनता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं। यानी कि घड़े में क्या होते हैं, रोम होते हैं जो क्या होते हैं, नीचे की ओर ढल के रहते हैं, यानी कि ऐसे नीचे की साइड होते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों में क्या हो जाता है, फंस जाता है। जो रोम कैसे होते हैं, ढल के, यानी कि नीचे की साइड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। तो क्या होता है कि जो उसमें रोम, यानी कि घटपर्णी पौधे में जो नीचे की साइड रोम होते हैं, तो कोई भी कीट अगर उसके अंदर जाता है तो उन रोमों के अंदर फंस जाता है। तो रोमों के बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। यानी कि कीटों का भक्षण कर रहे हैं इसलिए कीटभक्षी पादप यानी कि पौधे। वीनस फ्लाई, एस ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों से बोला जा रहा है कि आप इन पौधों के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो बूझो इधर जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, बूझो भ्रमित है। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है। तो बूझो यह जानना चाहता है कि घटपर्णी का जो पौधा है जो कीटों का भक्षण कर रहा है वो हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो फिर वह कीटों को क्यों खा रहा है। बूझो यह जानना चाहता है और इस चीज को सोच के वो क्या है, भ्रमित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। तो ये संभव हो सकता है कि इस पौधे को मृदा से वो सभी पोषक नहीं मिल पा रहे होंगे जिसकी उसको आवश्यकता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, कीटों का भक्षण कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, मृत जीवी। आपने बाजार में छत्रक यानी कि मशरूम बिकते देखे होंगे। चित्र 1.7 में देखें। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। तो आपने देखा होगा कि अगर आपके आसपास सड़े गले वृक्ष होंगे बरसात के टाइम पे क्या होते हैं, उनकी टूटी टहनियों पर छत्ते के समान संरचना उगाती हैं और वो कैसी होती हैं, गुच्छे के रूप में होती हैं। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषक की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जो पौधों के ऊपर यानी कि जो सड़ी गली चीज़ों या टहनियों के ऊपर मशरूम उगते हैं, उन्हें अपने जीवन यानी कि मशरूम को अपने जीवन यापन के लिए पोषक कहाँ से मिलता है। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है आगे।
अब बूझो फिर जानना चाहता है कुछ, क्या जानना चाहता है? बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं। यानी कि जो मशरूम का पौधा है ये वो मनुष्य के समान तो भोजन कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास मुख नहीं है, और ये हरे रंग का भी नहीं, यानी कि पादपों के समान नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है क्योंकि मशरूम कैसा होता है? सफेद होता है। तो इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जब क्लोरोफिल अनुपस्थित है तो क्या होगा? अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि मशरूम का पौधा हरा नहीं है। हरा नहीं है तो क्या नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो बूझो ये जानना चाहता है कि फिर मशरूम अपना भोजन या पोषक किस प्रकार से प्राप्त करता है। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें। अब बताया जा रहा है यानी कि जो कवक होता है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है। तो इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसके माध्यम से समझाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले तो इस चित्र को, चित्र 1.7 को, छत्रक के पैकेट है, उस पर क्या है? सड़ी गली वस्तुओं पर उगा छत्रक। तो पैकेट है और सड़ी गली वस्तुओं पर उगा मुझे क्या? छत्रक। एक साइड तो क्या है? एक पैकेट में रखे हुए हैं क्या? मशरूम। दूसरी साइड क्या देख सकते हैं आप चित्र में? सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर उगा क्या? मशरूम उगा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से मशरूम अपना पोषण करता है, यानी कि अपने लिए भोजन प्राप्त करता है। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है। ब्रेड, डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। यानी कि जो आपके घर पे डबल रोटी या ब्रेड आता है उसका एक टुकड़ा लें और उसको क्या कर लें? जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो, ऐसे नम स्थान हो, थोड़ी सी नमी हो, उस स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोज जैसी संरचनाएं न दिखाई देने लगे, यानी कि वो सड़ा सड़ा सा दिखाई ना देने लगे। चित्र 1.8 में देखें, यानी कि चित्र 1.8 में हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से न दिखाई देने लगे तब तक आप उसको वहां पर रखा रहने दें ब्रेड को। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए, यानी कि जो आप 1.8 में देखे हैं ये धब्बे किस प्रकार के हैं, इनका अवलोकन करने के लिए बोला गया है। किससे? आवर्धक लेंस से या सूक्ष्मदर्शी से देखिए कि जो इस पर धब्बे हैं या फिर जो सड़ी गली संरचना है, आपको ये सड़ा सा दिख रहा है, किस प्रकार की संरचना है। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए, अपने प्रेक्षण को नोटबुक में लिखे। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागे के समान संरचना दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। तो जो इसके ऊपर जो संरचनाएं हैं वो क्या कहलाते हैं? कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी कि सड़ने गलने वाली वस्तुएं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। तो जिस पर उगते हैं यानी कि सड़ने गलने वाली वस्तुओं पर क्या करते हैं? पाचक रस का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलेय का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। फिर वो क्या करते हैं? इस विलयन के यानी कि जो उसके ऊपर सड़ने गलने वाली संरचनाएं हो उसको एक विलयन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। फिर उस विलयन का क्या करते हैं? भोजन के रूप में अवशोषण यानी कि भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या एवं विघटनकारी जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। तो इस प्रकार की पोषण प्रणाली को क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मृत जीवी पोषण प्रणाली किसे कहते हैं। तो किससे कहते हैं? मृत जीव, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटनकारी जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मृत जीवी पोषण प्रणाली क्या है और मृत जीवी किसे कहते हैं। तो मृत जीवी पोषण प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहलाती है वो प्रणाली। और मृत जीवी किसे कहते हैं? तो मृत जीवी का मतलब क्या होता है? मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। तो आई होप आप मृत जीवी और मृत जीवी पोषण प्रणाली को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। कवक यानी कि फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। तो कवक कहाँ पर उगते हैं? अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो।
तो कवक एक भी पूछा जा सकता है कि कवक कहाँ पर उगते हैं। तो सबसे अच्छा आंसर क्या होगा, नम एवं उष्ण स्थानों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। तो ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब पहेली क्या जानना चाहती है। तो पहेली इधर जानना चाहती है, पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए हैं। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। वे पहेली जानना चाहती है। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इसमें सामान्यतः कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब तो इसमें पूछा था पहेली ने कि आखिर वर्षा ऋतु में कवक किस प्रकार से अचानक प्रकट हो जाते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, सामान्यतः कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, मौसम उष्ण और नम होता है, तो क्या हो जाते हैं, उनको सही मौसम मिल जाता है अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए या स्वयं को अंकुरित करने के लिए। तो वे क्या होते हैं, अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है क्या क्या आप बता सकते हैं कि कवकों से हम अपनी वस्तु की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बूझो। अब बूझो क्या जानना चाहता है। बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उसकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी है। तो वो जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, तो इधर पहेली। तो पहेली क्या जानना चाहती है। पहेली ने बताया कि ईस्ट एवं छद्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतु एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। तो ये पहेली बता रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि सहजीवी संबंध क्या है। तो सहजीवी संबंध क्या है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। उदाहरण था, तो उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है कि सहजीवी संबंध क्या है। तो उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवकों का पोषण प्रदान करते हैं। तो वृक्ष क्या करते हैं, कवकों को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्षों के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बताया जा रहा है लाइकेन। तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों भागीदार होते हैं। तो लाइकेन जो जीव होता है उसमें क्या होते हैं, दो भागीदार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो कवक होता है, दूसरा शैवाल होता है। तो देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। दो भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल है तथा दूसरा कवक है। शैवालों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं। शैवाल यानी कि जो काई जैसी संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, शैवाल, और उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवालों को रहने का स्थान यानी कि आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तो कवक क्या करता है, शैवालों को आवास उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवकों को देते हैं। तो लाइकेन में किस प्रकार का यानी कि कवक और शैवाल में किस प्रकार का संबंध है, तो सहजीवी संबंध है, क्योंकि कुछ शैवाल कवकों को दे रहा है और कवक कुछ शैवालों को दे रहे हैं। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। यानी कि जो हमारी मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसमें अगर अधिक समय तक हम एक ही चीज़ उगा रहे हैं और उसको उसमें कुछ उर्वरक या फिर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो उनमें पोषकों की पूर्ति किस प्रकार होती है। तो मृदा में पोषकों की पूर्ति किस प्रकार होती है, इस बारे में तो चलिए देखते हैं किस प्रकार होती है। क्या आपने किसान को अपने खेत में अथवा माली को बगीचे में लॉन एवं गमले में खाद एवं उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। तो किसान अपने खेत में खाद क्यों डालता है और माली बगीचे में खाद क्यों डालता है या उर्वरक क्यों डालता है। तो इसमें इसके बारे में बताया जा रहा है, तो देखते हैं क्यों डालता है।
आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। तो पादप यानी कि पौधे क्या करते हैं, मृदा से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी में इन पोषक तत्वों की मात्रा लगातार कम हो जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। तो जो हम खाद डालते हैं उसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एवं फास्फोरस जैसे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए क्या किया जाता है, मृदा में इन पोषकों को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा में खाद डालने की आवश्यकता क्यों होती है। तो खाद डालने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पादपों के द्वारा इन सब तत्वों का अवशोषण किया जाता रहता है लगातार। तो क्या होता है, इससे मृदा में इन तत्वों की कमी हो जाती है, जिसलिए हम उसमें उर्वरक डालते हैं जिससे इनकी पूर्ति होती रहे। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो पादपों यानी कि पौधों में जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसके लिए किसकी, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन गैस की। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप यानी कि पौधे इसका उपयोग उसी प्रकार करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि जिस प्रकार गैस के रूप में पादप नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। इसलिए क्या होता है, जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को ब्ले रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को गैस के रूप में नहीं ले सकते हैं, वो किसमें, ब्ले के रूप में उसको अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइबोजियम कहलाते हैं, कुछ जीवाणु जो क्या कहलाते हैं, राइबोजियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ब्ले पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो राइबोजियम कहलाने वाले जीवाणु क्या करते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के रूप में उपस्थित होती हो उसको क्या कहते हैं, ब्ले पदार्थ के रूप में परिवर्तित करते हैं। परंतु राइबोजियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। राइबोजियम क्या करता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। तो राइबोजियम कहाँ रहते हैं, तो फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं, जैसे कि चना, मटर, मूंग, सेम इनकी जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। और उन पौधों को क्या करते हैं, राइबोजियम नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइबोजियम जीवाणु को आवास एवं खाद प्रदान करते हैं। तो राइबोजियम जीवाणु क्या कर रहा था, पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करा रहा था, यानी कि नाइट्रोजन को ब्ले रूप में उपलब्ध करा रहा है, और पौधे क्या कर रहे हैं, राइबोजियम जीवाणुओं को आवास और पोषण प्रदान कर रहे हैं। तो अतः इनमें सहजीवी संबंध होता है। तो राइबोजियम और पादपों में किस प्रकार का संबंध होता है, ये पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार का, सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व। दालों की फसल के लिए इन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किसानों को क्या होता है, जो दालों वाले पौधे होते हैं यानी कि फलीदार या दाल वाले पौधे होते हैं, उनके लिए किसानों को नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने खेत में, क्योंकि ये जो राइबोजियम नामक जीवाणु होते हैं वो इनको क्या करते हैं, नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते रहते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वयंपोषी होते हैं। तो अधिकतर पादप कैसे होते हैं, स्वयंपोषी। स्वयंपोषी का मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। बहुत कम पादप ही अन्न पोषण प्रणाली अपनाते हैं। तो बहुत कम पादप ही ऐसे होते हैं जो अन्न पोषण प्रणाली को अपनाते हैं। वैसे अधिकतर पादप क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। बहुत कम पादप ही अन्न प्रणाली को अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। तो परजीवी और मृतजीवी दो हमने अन्न पोषण प्रणालियों के बारे में पढ़ा है जो पादप अपनाते हैं। कुछ पौधे, परजीवी और मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादपों तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में
समूहीकृत किया गया है। जो प्राणी या फिर जो भी मनुष्य, पौधों को छोड़कर सारे मनुष्य या जितने भी प्राणी हैं वो क्या करते हैं, विषमपोषी हैं। विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि वो क्या करते हैं, दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर है, इसलिए उनको क्या कहा गया, विषमपोषी। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक रूप से विषमपोषी हैं? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे, जैसे कि हमने क्या पढ़ा घटपर्णी के बारे में, घटपर्णी क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है और ये कहाँ पाया जाता है, भारत में मेघालय साइड। तो ये क्या है, आंशिक रूप से विषमपोषी पौधा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उनको कीटों का भक्षण कर रहा है। तो ये कुछ ना कुछ तो दूसरों को भक्षण करके प्राप्त कर रहा है, ये स्वयं ही पूरा पोषण अपने आप से नहीं कर पा रहा है, तो ये आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, विषमपोषी होगा। और आप समझ गए होंगे मृतजीवी कौन है और परजीवी कौन है। परजीवी क्या है, अभी हमने पढ़ा था अमरवेल के बारे में, तो अमरवेल क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। मृतजीवी में कौन से आ जाएंगे, परजीवी। अमरवेल क्यों होगा, क्योंकि वह दूसरे पौधे के ऊपर आश्रित है, इसलिए क्या होगा, परजीवी। और मृतजीवी में क्या आ जाएगा, कवक या फंजाई। वो क्या है, मृतजीवी, यानी कि वो मृत या सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर ही अपना पोषण, यानी कि वस्तुओं से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं या उन्हीं से ही अपनी पोषण प्रणाली अपनाते हैं, मृतजीवी, इसलिए उनको क्या कहा गया है, मृतजीवी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये लेसन पूरा हो चुका है, देखते हैं इसके आगे। तो इसमें कुछ बताए गए हैं प्रमुख शब्द, यानी कि इस लेसन में कौन कौन से प्रमुख शब्दों का यूज हुआ है। तो परपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, स्वपोषी, कीटभक्षी, पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र सहजीवी संबंध और कवक, इन शब्दों का यूज हुआ है, जो प्रमुख शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, पूरा कंक्लूजन है जितना हमने इस लेसन में पढ़ा है। तो देख लेते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। तो आपने क्या सीखा है, देखते हैं क्या बताया जा रहा है। सभी जीवों को खाद की आवश्यकता होती है, जिनका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए करने के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। तो सभी जीवों को क्या होती है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वो किसमें करते हैं, अपनी वृद्धि के लिए या शरीर के रख रखाव और ऊर्जा एनर्जी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है इसमें, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो ये हमने पढ़ा है कि हरे पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है इसमें, तो नेक्स्ट बताया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कराने के लिए प्रमुख दो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से, एक तो क्लोरोफिल, दूसरा सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्या होता है, क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा का संचय किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो हमने जो इस लेसन में पूरा पढ़ा उसका एक कंक्लूजन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन कब पौधे उत्पादित करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब संपन्न होती है उसी दौरान वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट बताया गया है कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक या फंजाई वो क्या करते हैं, मृतजीवी या अपघटित पौधों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरवेल जैसे पादप परजीवी हैं। परजीवी क्यों हैं, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर आश्रित हैं। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परपोषी पादप, अब आप इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, मृतजीवी कौन है, मृतजीवी वे पादप होते हैं जो मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोला जाएगा, मृतजीवी। और परजीवी क्या बोला जाएगा, बेपादप जो दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर हैं या दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको परजीवी, जैसे कि अमरवेल हो गया। और परपोषी कौन है, बेपादप जो दूसरों का पोषण कर रहे हैं, जैसे कि अमरवेल जिस पौधे के ऊपर थी यानी कि जिस पौधे पर लटक रही थी वो क्या हो जाएगा, परपोषी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इन सब के बारे में। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। कुछ पादप जैसे कि घटपर्णी आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, विषमपोषी।
और कुछ क्या हो जाएंगे, कुछ मनुष्य, यानी कि सभी जीवों में, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई जानवर हो, क्या है, दूसरों पर निर्भर, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, विषमपोषी। तो आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर देखने हो तो आप देख सकते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसके अगले वाले वीडियो में हम सेकेंड लेसन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।